माननीय महामहिम जी, आज के मुख्य अतिथि जी पंडित पद्मेश जी जब मुहूर्त देख देते हैं तो कार्यक्रम अच्छा हो ही जाता है। माननीय संतोषानंद जी और मंचासीन जितने भी यहाँ कलमकार हैं और प्रेक्षागार में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। मुझे आदेश किया गया है कि पंडित देवी प्रसाद जी के बारे में कुछ कहूँ। मैं क्या कहूँ, आप सब मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं कुछ 2-3 बातें जो मेरे अपने अनुभव की हैं, बहुत साथ रहा उनका, मैं कहना चाहता हूँ। 2 पंक्तियाँ पहले पढ़ता हूँ देवी प्रसाद राही जी के तेवर की। आपको लगेगा कि उनका तेवर क्या था। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जैसा भोगूंगा वैसा लिखूंगा। कुछ भी हो, जो कुछ भोगूंगा वही कहूंगा। मैं पीड़ा का जायज बेटा, बाजारों में नहीं बिकूंगा। कभी मुझे कहना पड़ा था कि राजभवनों की हो गई कलमें, जी हुजूरी में खो गई कलमें। राजभवनों की हो गई कलमें, जी हुजूरी में खो गई कलमें। जश्न में जागती रही लेकिन जंग आई तो सो गई कलमें। राही जी की कलम जश्न भी जागी है और जंग में भी जागी है, और यही कारण है कि उनकी कविताओं को संसद भवन में कई बार कोट किया गया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी इस बात के गवाह हैं, उनकी उपस्थिति में कविताएं कोट हुई, उन्होंने खुद कोट किया। एक बार ताली बजाइए उनके सम्मान में कि कविता से उनका इतना प्यार है और राही जी के इतने निकट रहे हैं। 1 अक्टूबर 1927 को बलरामपुर में उनका जन्म हुआ। बाद में कानपुर आए और कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक रहे। बड़े बड़े कई सम्मेलनों में जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बीएनएसडी में पढ़ाते हुए, महामहिम जी जब तक मुझे जानकारी है कि एक दिन भी अपनी कक्षा नहीं छोड़ी। अगर विद्यालय में होते तो क्लास में होते। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी कक्षा में दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी पढ़ने आते थे, क्योंकि हिंदी वो इतनी रसमयता से पढ़ाते थे कि लोगों को लगता था हमें भी थोड़ी देर बैठने के मिल जाए। ऐसे थे राही जी। राही जी की कई पुस्तकें हैं, जो एक तो जितने लोग यहां बैठे हैं थोड़ा सा पीछे जाइए और याद कीजिए। हमारी उम्र के कुछ लोगों ने हो सकता है कि उस पुस्तक को देखा हो, जिसका नाम है ज्योति जवाहर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्यक्रम में 14 जिलों में यह पुस्तक सहायक पुस्तक के रूप में पढ़ाई जा रही है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रख के भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए लिखी गई थी। लोग कोट करते हैं, मैंने पढ़ी भी है और मैंने पढ़ाई भी है ज्योति जवाहर। उनके गीत संग्रह छो, मेरा देश, जागते रहना, दर्द बदनाम ना हो जाए, कई पुस्तकें हैं। और दोनों ने ये बीड़ा उठाया है कि जो पुस्तकें अब तक प्रकाशित नहीं हुई हैं वो पुस्तकें भी आगे आपके हाथ में आएंगी। ये थे राही जी। एक बात कहता हूं और इसके बाद अपना स्थान लेता हूं। राही जी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर जीवन के बाद भी, अगर जीवन समाप्त होने के बाद भी आपको जीवित रहना है तो कुछ ऐसा करो कि लोग आप पर लिखें, या कुछ ऐसा लिखो कि लोग आपकी बातें करें और आप पर लिखें। राही जी ने वो किया कि आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में शामिल हैं। राही जी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो हमारे बीच में है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। जुड़ा जीवन उनका कैसा रहा कि जैसे थे, पंडित जी राही जी के व्यक्तित्व को 2 पंक्तियां में, कि जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले, बनकर खिले गुलाब। और चलते चलते ये कि वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं, वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं, उनके होने के सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है देश की खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। एक बार राही जी की स्मृतियों को तालियों से आप पहुंचाइए। और मैं माननीय महामहिम जी को आमंत्रित करता हूं कुछ 2 शब्द के लिए। इसके बाद में कर सकते हैं।
माननीय महामहिम जी का साथ रहा है, संसद में उन्होंने कविताएं कोट की हैं और उसी आत्मीयता में यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी ओर से ताली बजा के उनका स्वागत करिए, कुछ शब्द करेंगे। माननीय श्री निके दुबे पद्मेश जी, श्री संतोष आनंद जी, श्रीमती नुसरत अतीक, श्री अखिलेश द्विवेदी जी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, संदेश तिवारी जी, मुकेश श्रीवास्तव जी, ओंकार सिंह गुलशन जी, सभी देवी और सज्जनों, मैं नूपुर राही जी का, उनके पतिदेव का बहुत आभारी कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राही जी, मेरा उनसे बहुत संबंध था। राही जी की कविताएं दो चीज़ें ऐसी थीं कि जिससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। एक तो कूट कूट के राष्ट्र प्रेम उनके अंदर भरा हुआ था और उसी मात्रा में भारत की एकता, सौहार्द, आपस का भाईचारा, उस पर भी उनकी भावनाएं उतनी ही प्रबल थी। यहाँ से संसद में चुने जाने के बाद मोती झील के कार्यक्रम में जब उनसे मेरी पहले ही साल में जब पहली मुलाकात हुई और मैंने उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैंने राही जी से इच्छा व्यक्त की कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा। उनका बड़ा स्नेह था जो और बढ़ता चला गया आने वाले दिनों में। वो आए, फिर मैं अनेकों बार उनके घर गया और मुझे आज भी याद है कि 1984 में जब पहली बार कश्मीर में एक दुष्चक्र शुरू हुआ, अब लोग भूल गए हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को याद नहीं रहती कुछ समय गुजर जाने के बाद। मेन रोड में वहीं था, श्रीनगर में ही था। हमारे राष्ट्रीय झंडे को विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा कुछ किया गया था कि जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक घटनाएं हुई। लोकसभा में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। मैं उस वक्त सरकार में मंत्री था और मुझे आज भी याद है कि जब मैं बोला और मैंने उसी तकरीर में, और मुझे जिस दिन नूपुर ने फ़ोन किया मुझे वो सब याद आ गया, इसलिए कि आज फिर कश्मीर चर्चा का विषय। तो मुझे याद आया कि मैंने उस वक्त, बल्कि मैंने कुछ इस तरह कहा था, अगर वो उस रिकॉर्ड को निकलवाइए, मैंने कहा था कि मेरे शहर के एक कवि हैं
बहुत अच्छी तरह बहुत मशहूर हैं। उन्होंने 4 लाइनें कही हैं जो मैं उद्धृत करना चाहूँगा, और वो थी कि अब तो खैर मैं लिख के लाया हूँ, तब मुझे याद थी, हाँ तब मुझे याद थी वो लाइन। आँख दिखाए रह रहे जुगनों, गलियारे में पाँव पसारे, उस पर अफवाहों के झोंके, पूर्वा पछवा दोनों है कोई पूछे जो इनसे, कितना अहम और बोएंगे अमृत पाने की लालच में, कितना जहर नहीं, पहली लाइन में है खोएंगे और दूसरी लाइन में है कि अमृत पाने के लालच में कितना जहर ये बोएंगे, माली जरा कड़ाई रखना, मौसम लगता है आवारा। उसका जो खास लाइन थी वो ये थी कि माली जरा कड़ाई रखना, मौसम लगता है आवारा। तो मुझे आज भी याद है कि जब चर्चा तो वो लंबी चली थी, लेकिन बीच में जब लंच के लिए या कुछ और जब उठे तो जब और मैंने उसका पूरा, चूँकि बहुत सी चीज़ें उसमें वो थी जो मेरी खुद की देखी हुई थी, मैं चश्मदीद था। तो बाहर आया तो अटल जी दूसरी तरफ से आ रहे थे। जब मैंने वो कहा, ये जो आखिरी लाइन थी, तो इंदिरा जी, मैं पीछे था, मैं सरकार में था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो मैंने ख़ास तौर से इंदिरा जी की तरफ देख के और इस तरह उंगली कर का, माली ज़रा कड़ाई रखना, कुल मौसम लगता है आवाज़। तो अटल जी ने मुझे मिले लॉबी में, अटल जी ने मुझसे कहा कि तुम बड़े बड़े दिल के आदमी थे, उसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, मैं सरकार में था, वो विपक्ष में थे, और उन्होंने दिल खोल के आशीर्वाद दिया था एक मौके पे, और तारीफ करी। तो ये बड़े दिल के मुझसे कहने लगे, बिल्कुल यूँ ऐसे जैसे कोई राजदारी की बात होती। बोले, सही सही बताओ, जितनी बातें तुमने कही हैं राजनीतिक तौर पे बोल रहे हो, ये सही हैं बिल्कुल। यूँ हाथ रख के इस तरह मुझे, मैंने कहा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, एक भी बात मैंने अपनी तरफ से नहीं बढ़ाई, और स्थिति बहुत गंभीर। बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लेकिन 80 के इलेक्शन में, वो इलेक्शन में तो नहीं, उसके बाद साल भर के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो संसद में आ गए थे, और उनका भी बड़ा प्यार का रिश्ता था। अक्सर वो, मैं सदन में दूसरी तरफ से उनके खिलाफ बोलता था, वो जवाब देते में मेरा नाम लेते थे। आरिफ ने ये कहा डांट के बड़े ज़ोर से, और फिर अध्यक्ष कहते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये कहा, आरिफ, माननीय आरिफ अहमद खान का, पहले वो मेरा नाम आरिफ करके करते, तो फिर कहते थे, स्पीकर से कहते थे कि इनका पूरा परिवार मेरा समर्थक रहा है, तो मेरे लिए ये मेरे घर के बच्चे की तरह हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले लेता हूँ। सदन के रूल्स में आपका बच्चा भी हो तो भी आपको कुछ कहना पड़ता, फ़ौरन अपने आप को दुरुस्त किया करते थे। उनका भी बड़ा प्यार था। इस मामले में ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बहुत 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 इन बुज़ुर्ग लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे, बहुत ऊपर वाले की कृपा। तो देवी प्रसाद राही जी मेरे लिए, मैंने जैसा आपसे कहा, पहली मीटिंग में हम लोगों का जो ताल्लुक बना वो बात तक बना रहा। और मैं आज गौर करता हूँ, उस वक्त आज भी मैं कोई मातम नहीं करूँगा आपके सामने में कहूँ कि कोई सब चीज़ें ख़राब हो गई या कुछ हो गई, नहीं, वो नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ हमारे देश में रही है, राजनीतिक विरोध होते हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय हित का सवाल आता है वहाँ सारे राजनीतिक विरोध खत्म हो जाते हैं।
जहां देश की एकता और अखंडता का सवाल आता है, वहां सब एक पाले में नजर आने चाहिए। बाकी चीजों में हमारे यहां तो ये तो चारवाक का देश है। चारवाक ने हर उस चीज को जिसको भारतीय पुण्य मानते थे उसका उससे मजाक उड़ाया, लेकिन किसी ने कभी एक कंकरी नहीं मारी। महात्मा चारवाक कहा। क्यों कहा? हम आपकी बात नहीं मान रहे, लेकिन आपकी जो बुद्धि की शक्ति है उसको प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा, आज भी हमें ये याद रखना चाहिए। सरकारें हैं, उनका विरोध करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कश्मीर जैसे इशू पर ये देश की एकता और अखंडता का सवाल। आज राही जी होते तो क्या कहते? शायद इससे भी ज्यादा सख्त कहते। क्यों? कि पिछले 30 साल से हम, ध्यान, वो लोग होंगे जो संविधान पे नजर रखते हैं। पहली बात तो ये कि वो प्रावधान अपने आप में अस्थाई है, टेम्परेरी प्रोविजन, और उस टेम्परेरी प्रोविजन में जो जिसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई भारत को कमजोर करने के लिए, वो सारे प्रावधान पहले ही निकाले जा चुके हैं। अब तो उसकी शक्ल एक खाली ढांचे की रह गई थी। और जैसे खाली घर में भूत घुस जाता है, कहते नहीं घर आबाद नहीं था तो इसमें भूत घुस गया, ऐसे ही उस खाली ढांचे में पाकिस्तान से प्रेरित आतंकवाद का भूत घुस गया था। अब अगर उस खाली ढांचे को हटाया जा रहा है तो वो ढांचे में तो है ही नहीं कुछ। वो इसके लिए हटाया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। भारत विविधताओं का देश, हम विविधताओं को त्योहार की तरह मनाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन विविधता के नाम पे विभिन्नता पैदा करना, अलगाववाद पैदा करना, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये हम सब की, और ये हमारे कवि बैठे हुए हैं जिनके नाम मैंने लिए। एक खूबसूरत शेर है, और मैं खास तौर से इन लोगों को कह रहा हूं, बाप को नहीं कह रहा। थोड़ा सा सख्त है उर्दू, लेकिन सब लोग उर्दू हिंदी में कोई खास फर्क नहीं है, सब समझते हैं। मुब्तलाए दर्द हो कोई उजू, रोती है आंख। हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, वो हिस्सा नहीं रोता है। रोता कौन है? आंख रोती। किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। आप लोग हमारी आंखें हैं। हमारे बहुत सारे दर्द हैं, हम कोई समस्याओं से रहित समाज नहीं। पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है देश में, शर्म से सर झुक जाता है। वो देश जहां नारी को देवी मान के पूजा किया जाता हो, जहां यह कहा गया हो कि जहां नारी की इज्जत होती है वहां पे देवता रमन करते हैं, वहां नारी के साथ यह अत्याचार हो। कहीं कुछ बुनियादी तौर पे कोई गलती हो गई है हमसे, और वो गलती थोड़ा अपनी विरासत को समझने की, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ये हमारी परंपरा का, जिस दिन आपने नारी को पुरुष से कमतर समझना शुरू कर दिया, उसके बाद ये समस्याएं पैदा होनी थी। क्यों? अगर वो कम है तो फिर वो उपभोग की वस्तु बनेगी, फिर वो मिल्कियत बनेगी। हमारी परंपरा हमें ये नहीं सिखाती।
हमारी परंपरा तो कहती है, तो नारी के लिए पूजा का शब्द इस्तेमाल किया है, पुरुष के लिए नहीं किया है। उसे जननी के रूप में देखा है। ये कैसे समाज में ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि ये जो पतन का काल है उसमें हमने मान लिया कि हाँ नारी तो संपत्ति है, नारी तो कम है पुरुष से। अरे भाई, इतिहास अपनी, पहले तो अपनी परंपराओं को देखिए, अपने संविधान को देखिए, वो कहीं कम नहीं। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक रूप में भी देखें, एग्रीकल्चरल सोसाइटी आने से पहले दुनिया में, जब तक पेस्टोरल सोसाइटी थी, महिला का दर्जा कहीं कम नहीं था। लेकिन जब एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए हल के साधन का उपयोग किया गया, तो शारीरिक क्षमता ज्यादा होने के कारण समाज में पुरुष का महत्व बढ़ता चला गया। लेकिन आज हम उस युग में नहीं रह रहे। उसके बाद तो इंडस्ट्रियल एज आई, उसके बाद फ्यूडल एज आई, इंडस्ट्रियल एज आई। आज की तारीख में हम सूचना युग में रह रहे हैं और हम ज्ञान के युग में, नॉलेज एज में प्रवेश करने वाले हैं। पूरी दुनिया में महिलाओं ने साबित कर, हल चलाने में वो जरूर पीछे थी, कंप्यूटर में आदमी से आगे है। और जब नॉलेज का युग आएगा, मैं उस दिन पढ़ रहा था डॉक्टर राधाकृष्णन का, 18 महिलाओं के नाम गिनाए हैं जिनके सूत्र ऋग्वेद का हिस्सा हैं। 18 महिलाओं के नाम हैं। हमारी तो पूरी सभ्यता का सफर ही वहां से शुरू होता है। उसी में महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो वो भी कहना गलत है कि राजनीति से ऊपर उठ के, अब खुद राजनीति करने वाले लोग पार्लियामेंट में कहेंगे इस मामले में राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। ये भी हमारी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ राजनीति अपने स्वार्थों की सिद्धि की परंपरा, भारतीय परंपरा में उसकी कोई कल्पना नहीं। सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे विद्या राजधर्मेषु प्रविष्टा। हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स की कल्पना भी ये है कि जिसमें जो सबसे बड़े से बड़ा त्याग हो सकता है वो करने के लिए प्रेरित करें। सारी विद्याओं का संगम जहां पे आ जाए और सारे अच्छे संस्कार आ जाएं। ये भी हम जब कहते हैं राजनीति से ऊपर नहीं, मैं कहता हूं अपनी परंपराओं की जो राजनीति है उसमें आके सोचिए। उसमें आके अगर आप सोचेंगे तो आप स्वार्थ सिद्धि पीछे रह जाएगी। समाज का हित, देश का हित और मानवता का हित वो सबसे ऊपर आ जाएगा। हम अपनी इस परंपरा से, अपनी इस विरासत से परिचित हों, उसको समझने की कोशिश करें, उसके अनुसार आचरण करें। मैं मानता हूं देवी प्रसाद राही जी के लिए इसे कि वो बड़े प्रबल, उनकी जो संवेदनशीलता थी समाज के लिए, पहली मीटिंग में ही मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने उसी दिन उनसे प्रार्थना करी। मैंने कहा राही जी थोड़ा समय हमारे लिए निकाल सकते हैं, और उनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। नूपुर और आपके पति, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत कि आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे आना था कानपुर। मेरे संसदीय जीवन का प्रारंभ इसी शहर से हुआ है। अगर कानपुर वाले ये कहें कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है तो ये गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इसे कि मैं तो अजनबी था, मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ था। आपने मुझे अपनाया, मेरा तो हित था, मैं तो आपसे कहता सब कुछ,
लेकिन आपने बगैर किसी संकोच के इतना प्यार दिया कानपुर वालों ने। तो मुझे तो आना था, लेकिन जैसे ही नूपुर का फोन गया, डेढ़ महीने पहले गया, कब गया नूपुर, कितना 1.5 महीना हो गया, मैंने एक दिन भी नहीं लगाया। मैंने कहा नूपुर, राही जी की स्मृति में कार्यक्रम है, मैं पक्का आऊंगा तुम्हारे। और मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब हम उनको याद करते हैं तो हम अपनी विरासत को याद करेंगे और हम उसके अनुसार आचरण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।